दीवानापन एपिसोड 145। अब आगे। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट के बाहर आकर कार रुकी। जन्नत कार से बाहर निकली और लगभग तेज कदमों के साथ उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई। वो अपार्टमेंट के डोर बेल को बजाते हुए खुद से बोली, आई होप सब कुछ अच्छा हो। ये कहते हुए वो अभी खामोश हुई थी कि तभी दरवाजा खुला और अनु सामने खड़ी थी। अनु को देखते ही जन्नत आगे बढ़ी और तुरंत उसे हक कर दी। वहीं अनु उसे हक करते ही रोने लगे और रोते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी, पर तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जन्नत। तभी जन्नत ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू को साफ करते हुए बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे दोस्ती निभाना अच्छे से आता है, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि इस कंडीशन में तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। अनु ने इसके जवाब में सिसकते हुए कहा, किस तरह से खुश रहूं? तुम्हें तो पता ना मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे सच में इस वक्त तकलीफ हो रही है। सबसे ज़्यादा इस बात से तकलीफ हो रही है कि मैं इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ कि खुद पर काबू नहीं कर पाए। ये सुनकर जन्नत ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये कहकर उसने अनु को सोफे पर बिठाया तो अनु अपना सिर झुकाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान कर दिया। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, अब दोबारा अगर तुमने सॉरी या थैंक यू कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अब मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ? ये सुनकर अब अनु ने अपना सर नीचे झुका लिया और वो आखिर में धीरे से बोली, ये 1 महीने पहले की बात है। मैं उसमें क्लब गई हुई थी। क्लब में मैंने ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद मैं किसी तरह से क्लब से बाहर निकली और टैक्सी का इंतजार करने लगी। मैं काफ़ी नशे में थी और फिर तभी एक कार आकर रुक गई और उसी कार से वैभव बाहर निकला। वैभव को देखकर मैंने उससे हेल्प मांगी, क्योंकि वैभव तुम्हारा एक तरह से दोस्त था, तो मुझे लगा शायद कि मैं उसे हेल्प मांगूंगी तो वो मुझे घर ड्रॉप कर देगा, और उसने मुझे घर ड्रॉप भी किया। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नशे में थी कि मुझे खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहा और मेरे और वैभव के बीच ये सब कुछ हो गया। और जब मैं सुबह होश में आई तो वैभव ने मुझे साफ साफ कह दिया कि ये सारी की सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं खुद पर खुद से कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे ज़रा भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। ये सब कुछ सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई। हालांकि मुझे पता था कि ये गलती मेरी है, इसलिए मैंने वैभव से कुछ नहीं कहा और फिर उसे छोड़कर मैं वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। मुझे लगा कि कुछ वक्त में मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी, और मैं सब कुछ भूलने भी लगी थी, क्योंकि न तो वैभव मुझसे मिलता था और ना ही मैं उससे मिलती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे सिकनेस फील हुआ, मुझे वॉमिटिंग हुई और मेरे पीरियड मिस हुई। जब इन सब के बारे में जानने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब से मुझे ये पता चला तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सब सुनकर जन्नत बिल्कुल हैरान थी। वो हैरानी के साथ बोली, तो इसका मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बच्चा वैभव का है? ये सुनकर अनु ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने तुमसे बताया ना, उस रात वैभव ही मेरे साथ है। उसके अलावा मैंने किसी के साथ आज तक कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर जन्नत ने उसे फिर से हक करते हुए कहा, ओके आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सब कुछ सुन लिया और समझ भी लिया है, और अब तुम अब फिक्र मत करो, मैं वैभव से इसके लिए बात करूंगी। इसके जवाब में अनु ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने वैभव से इसके लिए बात किया था। वैभव ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को एबॉर्ट कर लूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ना तो मेरे लिए कोई जगह और ना ही इस बच्चे के लिए। और जब से मैंने ये सुना है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ही तबाह कर ली, क्योंकि मैं इस बच्चे को एबॉर्ट नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को फील करती हूँ। ये एक नन्ही सी जान है मेरे अंदर और मैं इस नन्ही सी जान को मार नहीं सकती। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी कंडीशन इससे कितनी ज़्यादा ख़राब है। मैं खुद से खुद का गुजारा नहीं कर पाती। मेरे मॉम डैड भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखते, तो फिर मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूँगी? सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सुनकर अब कुछ पल तक जन्नत उसे देखती रही और फिर गुस्से के साथ बोली, तो इसका मतलब वैभव ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैं उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं उसे सजा देकर रहूंगी। ये सुनकर अनु ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। बस मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये सुनकर जन्नत ने कहा,
मैं तुम्हारी सारी हेल्प करूंगी, तुम बस मुझे बताओ। तभी अनु ने कहा, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं इंडिया से दूर जाना चाहती हूँ। मैंने जितनी सेविंग कर रखी है उससे मैं वहाँ कुछ दिन तक तो गुजारा कर लूंगी, बाकी फिर मैं काम ढूंढ लूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं वहाँ पर काम करके तुम्हें सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। ये सब सुनकर जन्नत को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनु ऐसी कंडीशन में होगी। उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर कहा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये बच्चा वैभव का है, इसलिए वैभव को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द यहाँ पर वैभव के साथ आऊंगी और तुम देखना वैभव खुद इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन इसके जवाब में अनु ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को अकेले ही बड़ा करूंगी। मुझे वैभव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह मुझे पहले मना किया था मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दूं। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैं मानती हूँ कि मैं उस वक्त नशे में थी, लेकिन वो तो अपने नशे में नहीं था ना। वो तो खुद को रोक सकता था ना, लेकिन वो भी खुद को नहीं रोक पाया और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दे दिया। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, उसे बड़ा करूंगी, उसे खुश रखूंगी, इसलिए प्लीज मुझे कुछ पैसों की हेल्प दे दो। जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन अनु इस तरह से रो रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आखिर में कहा, और ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम जितने कहोगी मैं उतने दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे वैभव से बात करनी पड़ेगी। मैं पहले और आखिरी बार उससे बात करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत रोकना। ये सुनकर अनु ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुकाकर बोली, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैंने फैसला ले लिया, मैं अपने बच्चे को लेकर विदेश चली जाऊंगी। ये सुनकर जन्नत अपनी जगह से उठकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। ये कहकर वहां से चली गई और इधर अनु उसे जाते हुए देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में जन्नत की कार एक विला के बाहर आकर रुकी। उस आलीशान से विला को देखकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, वैभव, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होंगे। तुम सच में बहुत ज्यादा बदल गए हो, लेकिन तुमने मेरी दोस्त के साथ जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो तुरंत गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर पहुंचते उसने चिल्लाते हुए कहा, वैभव, कहाँ हो तुम? मुझे बात करनी है, अभी के अभी नीचे आओ। उसकी आवाज सुनकर स्टडी रूम का दरवाजा खुला और वैभव एक डार्क आउटफिट में बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जन्नत को देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो तुरंत उसकी तरफ आते हुए बोला, जन्नत, अचानक से तुम यहाँ क्या कर रही हो? एवरीथिंग इज ओके, वैसे काफी वक्त बाद यहाँ आए हो, प्लीज बैठो ना। लेकिन तभी जन्नत गुस्से से बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ और ना ही कोई मजाक मस्ती करने आई हूँ, मैं यहाँ सीरियस बात करने आई हूँ। वैभव ये सुनकर वो अपने दूसरे ही पल कहा, व्हाट हैपन, बात क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी दोस्त के साथ जो कुछ भी किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। ये सुनते ही अचानक से वैभव की स्पेशल डार्क हो गया। उसने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हें उस लड़की ने सब कुछ बता दिया है? ये सुनकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, वैभव, तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? मुझे तो लग रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे क्या पता था तुम इतनी घटिया हो गए। पहले तो मेरी दोस्त का नशे की हालत में फायदा उठाया और अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुमने उसे किनारे कर दिया और कह दिया कि जाकर अबॉर्शन करवा ले। क्या एक बच्चे को एबॉर्ट करवाना बहुत छोटी बात होती है? एक जिंदगी को मारना तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं। मैं अनु के बच्चे को एबॉर्ट नहीं करवाऊंगी, और जहां बात रही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लोगे। तभी वैभव गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर बोला, जन्नत, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता और जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। इनफैक्ट मैं उसे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, पर वो पैसे नहीं लेना चाहती। तुम बताओ और मैं क्या करूँ? मैं उसे अभी के लिए अपना नाम नहीं दे सकता। ये सुनकर गुस्से के साथ जन्नत ने उसे दूर करते हुए कहा, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हो। तुम्हारी इसी स्मार्टनेस के चलते आज तुमने मेरी दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया और अब ऐसे अपने हाथ पीछे खींच रहे हो। वैभव खुराना, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरी दोस्त को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। ये सुनते ही वैभव गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कह सकती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम अब सिर्फ एक लड़की की वजह से। लेकिन तभी जन्नत गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर बोली, वो सिर्फ लड़की नहीं है, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो इंडिया छोड़कर जा रही है और मैं उसे ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मेरी दोस्त को एक्सेप्ट करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते वैभव एक पल के लिए हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वाकई वो इंडिया छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है? इसके जवाब में जन्नत गुस्से से बोली, ऑफ कोर्स वो इंडिया छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी यहाँ जिंदगी नहीं बची है। मुझे तो तुम पर तरस आता है, तुम इतने बदनसीब बाप हो कि अपने बेटे या बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाओगे, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं है। ये सब सुनकर आप वैभव के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, इम्पॉसिबल, वो ऐसे नहीं जा सकती। मैंने उससे कहा था कि वो अबॉर्शन करवा ले, वो बिना एबॉर्ट करवाए ऐसे नहीं जा सकती। ये सुनकर जन्नत हैरान थी। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि वैभव अभी भी अबॉर्शन की बात कर रहा था। तभी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू नो व्हाट, मुझे लगता है अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम जैसा घटिया इंसान हो उसे डिजर्व नहीं करता, और अब मैं खुद से उसे इंडिया से दूर भेजूंगी। ये कहकर वो वहां से गुस्से से बाहर निकल गई। तो वैभव गुस्से से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। इधर जन्नत वापस कार में आई। कार में पहुंचकर उसने गुस्से के साथ कहा, रिधान बिल्कुल ठीक कहते थे, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मैंने हमेशा से रिधान के फैसले पर सवाल उठाया, पर अभी मुझे खुद एहसास हो रहा है कि वैभव वाकई एक घटिया इंसान है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। मैं जरूर इसे सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से कार लेकर वहां से निकल गई। पर तभी वो जिस रोड से होकर गुजर रही थी, उस रोड के किनारे एक कार रुकी दिखाई दी। उसे कार को देखकर जन्नत एक पल के लिए रुक गई और खुद से बोली, ये कार तो शायद रिधान की है, पर ये अपार्टमेंट के बाहर क्या कर रही है? ये सब कहते हुए वो कार स्टॉप की और कार से बाहर निकल गई। वो कार को देखते हुए उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए बोली, ये अपार्टमेंट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पहले भी देखा है। ऐसा लग रहा है कि यह कोई गया है, लेकिन कौन मुझे याद नहीं आ रहा है। पर रिधान यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह? ये कहते हुए वो सीधे उस अपार्टमेंट के अंदर गई। उस अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचकर उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मुझे ऐसे किसी का दरवाजा नॉक करना चाहिए? क्या पता मुझे कोई गलतफहमी हो रही हो। लेकिन वो अभी ये सब कुछ कह रही थी कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई थी और इसके साथ ही उस दरवाजे के अंदर से कुछ तस्वीरें भी दिखाई दी, जिसे देखते ही अचानक से जन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो शौक होकर बोली, नहीं रिधान, ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या किया रिधान ने? क्या देखा जन्नत ने अंदर? एपिसोड 146। अब आगे। जन्नत की आंखें बिल्कुल शौक से बड़ी थी। उसने अंदर जो कुछ भी देखा था उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिधान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये यहाँ पर किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए जन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगा और वो बिना कुछ कहा लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई। शाम का वक्त, सूर्यवंशी पैलेस में इस वक्त काफी शांति थी। भावना सोफे पर बैठी हुई नौकरी से कुछ बात कर रही थी। तभी वहां पर सारांश आते हुए बोला, चाची जी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग से 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये सुनकर भावना ने कहा, बेटा, मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पर आए हो तो कुछ वक्त हमारे साथ बिताओगे, पर तुम तो जब से आए हो काम काम ही कर रहे हो। हमें तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, और अभी हमें तुम्हारी शादी के बारे में भी बात करना था। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। शादी का जिक्र सुनते ही अचानक से सारांश के भाव बदल गए। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, शादी? भावना मुस्कुरा कर बोली, हाँ, बड़े भाई साहब ने कहा था कि तुम यहाँ पर आए हो तो हम तुमसे तुम्हारी शादी की बात कर ले और तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढना शुरू कर दे। मेरे जान पहचान में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत संस्कारी है, मुझे वो बहुत पसंद है। एक बार तुम भी देख लो तो हम तुम्हारी शादी उससे ही तय कर देंगे, या फिर अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो उससे तुम बता सकते हो। ये सब सुनकर सारांश ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी चाची जी, पर अभी मैं शादी नहीं कर सकता। भावना ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई शादी की। रिधान को देखो, वो शादी कर चुका है, और क्या पता भगवान करे कुछ दिनों में मैं खुद दादी बन जाऊं, और अभी तुमने शादी भी नहीं की।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम्हें अब शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए, जिससे बड़े भाई साहब और बड़ी दीदी को भी खुशी मिले और उन्हें भी पोते या पोती का सुख मिले। ये सब सुनकर सारांश के हल्के फ्रस्ट्रेशन में कहा, चाची मैं शादी सच में नहीं करना चाहता। अभी मैं शादी करने की हालत में नहीं हूँ, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, इसलिए प्लीज आई होप आप मेरी बात समझ रही होगी। ये कहकर वो चला गया। वही ये सब सुनकर भावना ने न समझी में कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल के लड़के तो शादी करने के लिए बेताब रहते हैं, तो फिर ये शादी क्यों नहीं करना चाहता? अभी उसने ये कहा ही था कि तभी दरवाजा खुला और जन्नत अंदर की तरफ आई। जन्नत को देखते ही भावना ने मुस्कुराकर कहा, जन्नत बेटा तुमने काफी लेट कर दिया। लेकिन इसके जवाब में जन्नत ने कुछ नहीं कहा और वो दौड़ते हुए सीधे कमरे में चली गई। इधर उसे ऐसे कुछ ना बोलकर जाते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी भी बोली, जन्नत को क्या हुआ? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? सब कुछ ठीक है ना? कहीं इसे कुछ हुआ तो नहीं है? सोचते हुए भावना तुरंत लगभग तेज कदमों के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के पास पहुंचते ही वो दरवाजा खटखटाते हुए बोली, जन्नत बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत तेजी के साथ आए हो, सब कुछ ठीक है ना बेटा? मुझे डर लग रहा है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिससे भावना का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। वो वापस से बोली, जन्नत बेटा देखो प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, क्या हुआ है तुमको? प्लीज बताओ, क्या तुम्हारी रिधान से कोई लड़ाई हुई है? लेकिन रिधान तो पहले ही ऑफिस चला गया था, तुम तो उसके बाद गई थी ना, तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी आखिर में अंदर से आवाज आई, मॉम मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, इसलिए प्लीज आप जाइए, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर भावना ने फिर कुछ सोचकर कहा, बेटा क्या मैं तुम्हारा डिनर तुम्हारे कमरे में भिजवा दूं? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, नहीं मॉम मैं नीचे आकर आप सबके साथ कर लूंगी, आप अभी जाए। ये सुनकर फिर भावना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। इधर जन्नत बेड पर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, रिधान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप दावा करते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। आप मेरी नज़रों के सामने किसी और लड़की के साथ उसके अपार्टमेंट में थे, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आशी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप आशी के इतने करीब कैसे जा सकते हैं? मुझे आशी से जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ नहीं आता आप उसके पास क्यों गए थे। क्या आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या आप दोनों के बीच कोई अफेयर चल रहा है? शायद आप दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। रिधान आपने ठीक नहीं किया, आप मुझे वैभव से बात तक नहीं करने देते, जबकि मेरे वैभव के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस जगह आप मेरी दोस्त के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए रिधान, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपने ठीक नहीं किया। आई हेट यू रिधान, आई रियली हेट यू। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था, लेकिन इस वक्त उसका मन पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने जिस तरह से रिधान और आशु को एक दूसरे के करीब देखा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रोते रोते ही सो गई। रात के करीब 9 बजे भावना ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, जन्नत बेटा क्या तुम अंदर हो? डिनर रेडी हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? भावना की आवाज से जन्नत की नींद खुली। उसने एक नज़र टाइम की तरफ देखा और बोली, अरे नहीं, मैं तो काफी देर से सो रही हूँ, मॉम पक्का परेशान होगी। ये सब सोचते हुए वो तुरंत बेड से उठी और बोली, मॉम मैं सो गई थी, बस थोड़ी देर में नीचे आ रही हूँ। ये सुनकर फिर भावना वहां से चली गई। कुछ देर बाद जन्नत नीचे आए। उसने एक नाइट ड्रेस पहन रखा था, उसकी आंखें अभी भी प्लफी लग रही थी और वो बस अपना सर नीचे झुकाकर चेयर पर बैठ गई। तन्मय और भावना उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी तन्मय ने ना समझी में कहा, बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? सब कुछ ठीक है ना? इसके जवाब में जन्नत ने डिनर करते हुए कहा, यस डैडी सब कुछ ठीक है। ये सुनकर भावना ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी आंखें लाल क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने बहुत रोया हो? ये सुनते ही जन्नत हिचकिचाते हुए रुक गई, लेकिन दूसरे ही पल बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ। इनफैक्ट मैं तो सो गई थी और शायद सोने से ही लाल हो गई होगी। आप फिक्र मत कीजिए, डिनर कीजिए आप सब। ये कहकर वो वापस से डिनर करने लगी। तो भावना ने गुस्से में कहा, जन्नत सच सच बताओ, रिधान ने तुम्हारे साथ कुछ किया है ना? अगर उसने कुछ भी किया होगा तो तुम बेझिझक मुझे सब बता सकती हो। बेशक से अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो,
पर पहले तुम इस घर की बेटी थी और अगर रिधान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करेगा तो हम उसे सजा देंगे। ये सुनकर आप जन्नत रुक गई और कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर बोली, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर फिर आखिर में तन्मय ने कहा, उसे परेशान मत करो भावना, अगर वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है तो उसे डिनर करने दो। भावना ने मुंह बनाते हुए सर हिला दिया। कुछ देर बाद डिनर करके जन्नत वापस कमरे में आई। कमरे में पहुंचकर वो बालकनी में चली गई और रेलिंग पकड़कर बोली, रिधान अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, जबकि वो इस वक्त घर आ जाते हैं, पर शायद वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है। क्यों ना बिजी हो, वो इतनी खूबसूरत जो है, कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी मैंने रिधान को नहीं सोचा था। ये कहते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगा। उसे खड़े रहे वहां पर लगभग 1 घंटे हो गए थे। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो रिधान और आशी की करीबी के बारे में सोचते सोचते कब 1 घंटे बीता चुकी थी। वो जितना उनके बारे में सोचती उतना ही उसे डर लगता। उसके दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे कि इस वक्त रिधान और आशी क्या कर रहे होंगे, क्या वो दोनों करीब होंगे, क्या वो दोनों किस कर रहे होंगे, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पर एंजॉय कर रहे होंगे। ये सारे ख्याल उसे पागल बना रहे थे। उसने अपनी आंखों से आंसू को साफ करते हुए कहा, जस्ट इनफ, मैं अब और नहीं सोच सकती और अब रिधान का मुझ पर भी कोई हक नहीं है। वो अब मुझे नहीं रोक सकते। मैं भी वैभव से मिलेगी और अपने दोस्त की मदद करूंगी, उनका अब मुझ पर कोई हक नहीं है। जब वो किसी और लड़की के साथ अफेयर कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, मैं उनकी तरह नहीं हूं कि बाहर किसी लड़के से अफेयर करो, लेकिन मैं वैभव से तो अब मिल ही सकती हूँ। उसने ये कहा ही था कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो इस वक्त सामने रिधान था, जो अपने कोट को ठीक करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। रिधान को अपना कोट ठीक करते देख जन्नत की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जो कुछ भी सोचा था रिधान और आशी के बीच वो सब कुछ सच हो। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत आंसुओं को साफ किया और वापस रेलिंग की तरफ मुड़ गई। इधर रिधान की नज़र उस पर गई। उसे देख वो तिरछा मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अभी तक सोई नहीं, मुझे लग रहा था कि तुम सो गई होगी। लेकिन जन्नत ने कुछ जवाब नहीं दिया। रिधान उसकी तरफ आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, शायद तुम अपनी बीवी होने का फर्ज अच्छे से निभा रही हो। पति के आने का इंतजार करना, पति जब खाना खा ले तब खाना खाना, उसके साथ बातें करना, वक्त बिताना और भी बहुत कुछ। ये कहकर वो पीछे से उसके बालों पर किस किया, लेकिन तभी अचानक से जन्नत ने उसे दूर धक्का दे दिया। रिधान के एक्सप्रेशन जो अभी तक शांत थे, वो डार्क हो गए। वो अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, ये क्या था। जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, डोंट टच मी रिधान सूर्यवंशी। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए और वो बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। जन्नत ने हंसते हुए कहा, क्यों, मैं क्या बकवास कर रही हूँ। क्या आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है जिस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। रिधान उसकी तरफ बढ़कर बोला, लिसन, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा टाइट फील कर रहा हूँ। आज मुझे बैक टू बैक काफ़ी मीटिंग्स करनी पड़ी, इसलिए मुझे इरिटेट मत करो। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जन्नत ने गुस्से से उसके हाथ को दूर से झटक दिया और कहा, क्या सच में आप मीटिंग्स की वजह से थक गए हैं, या फिर किसी और के साथ सोकर आए हैं इसलिए थक गए हैं। बस उसकी यही एक ऐसी बात थी जिसे रिधान ने अपना कंट्रोल खो दिया। वो गुस्से के साथ उसके गर्दन को पकड़कर बोला, व्हाट द हेल, ये क्या रिडिक्यूलोस बातें कर रही हो। लेकिन जन्नत तो जैसे आज रिधान की सुनने की हालत में नहीं थी। उसने रिधान को दूर धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्या गलत कह रही हूँ। आखिर ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने, सच ही तो कह रही हूँ। आप बाहर लड़कियों के साथ एंजॉय करें और मुझे घर में कैद करके रख रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं अब आपकी बातें मानूंगी। मैं अब इस घर में कैद रहूंगी। हरगिज नहीं रिधान सूर्यवंशी, अब आप मुझे इस घर में कैद करके नहीं रख सकते, बल्कि अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरी मर्जी रहेगी और आप भी वो सब कुछ कीजिए जो आप चाहे, क्योंकि अब तो मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह लड़कियों के साथ बाहर सोते हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि आप मुझे कभी प्यार कर ही नहीं सकते। आपका वो प्रपोज झूठा था। आप झूठे हैं, धोखेबाज है, मक्कार है, घटिया है और आपका भी है। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। मैंने तो सोचा था कि आप बदल गए हैं, पर आप जैसा घटिया इंसान कभी बदल ही नहीं सकता। आप जैसे इंसान की नज़र में सिर्फ बिस्तर पर सोना ही मायने रखता है, इसके अलावा किसी की फीलिंग्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखती।
आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ हवस भरा हुआ है। आप अपनी हवस को बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने मुझे हासिल कर लिया। आपका तो मुझमें से सारे इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसलिए अब आप नई नई लड़कियों के साथ सो रहे हैं और इसीलिए तो आपने उस लड़की के साथ भी वो सब कुछ किया जो कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी। आपको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। तभी रिधान बहुत ही गुस्से से चिल्लाया, जस्ट शट अप, शट अप। अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। ये सुनकर जन्नत ने सार्कास्टिक होकर कहा, वो तो आप पहले ही भूल चुके हैं कि मैं आपकी अब बीवी बन चुकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भी फर्क नहीं पड़ता, तभी तो आप बाहर लड़कियों के साथ हम बिस्तर होते हैं और घर इतनी देर से आते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी जिस तरह से आप बाहर लड़कियों के साथ एंजॉय करके आते हैं। अब से मैं भी बाहर लड़कों के साथ एंजॉय करके आऊंगी, और तो और मैं वैभव के साथ हम बिस्तर भी। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस पूरे बालकनी एरिया में गूंज उठी। जन्नत एकदम से जमीन पर गिरी। धम्म। सेकंड एपिसोड चाहिए तो कमेंट करना।